नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी एक्टिव यूथेनेशिया, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हाँ, ये नजरिया काफी हटके है। हाँ, काहो एडवोकेसी फाउंडेशन है जो एक मतलब मौलिक दार्शनिक तर्क सामने रख रही है। उनका कहना है कि हर इंसान को ये आज़ादी, ये विकल्प मिलना चाहिए कि वो अपनी असहनीय पीड़ा से जब चाहे तुरंत, बिना दर्द के और हमेशा के लिए दूर जा सके। तुरंत, बिना दर्द, सहजता से, निश्चित और स्थायी रूप से, ये उनके शब्द हैं। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो ये कि भाई हमें इस दुनिया में हमारी मर्जी के बिना लाया गया है। हाँ, ये बात तो है। किसी से पूछा तो नहीं जाता। तो क्या हमें इसे छोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब जिंदगी मतलब असहनीय हो जाए? सही। तो आज हम इसी तर्क को समझेंगे और देखेंगे कि भारत का कानून, हमारा संविधान, अनुच्छेद 21, वो इस बारे में क्या कहता है या कैसे टकराता है। बिल्कुल, ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या जीवन का अधिकार, जो हाँ बिना सहमति मिला है, क्या वो अपने अंदर ही जीवन खत्म करने का अधिकार भी रखता है जब वो असहनीय हो जाए। हम काहो एडवोकेसी फाउंडेशन के इन्हीं तर्कों को देखेंगे और समझेंगे कि वो मौजूदा कानूनी ढांचे में क्या कमी देखते हैं। चलिए, तो फिर इसकी जड़ से शुरू करते हैं। ये जो विचार है कि जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, एक नॉन कंसेंशुअल एक्ट है। हाँ, यहीं से उनकी पूरी बात शुरू होती है। किसी बच्चे से पूछा नहीं जाता कि वो पैदा होना चाहता है या नहीं। सुनने में ही ये कितना मतलब बुनियादी लगता है, पर हम सोचते नहीं इस बारे में। बिल्कुल। और इसी बुनियाद पर वो आगे कहते हैं कि कुछ हालात में जिंदगी एक ऐसी कैद बन जाती है, एक ऐसी तकलीफ जिससे इंसान निकल ही नहीं सकता। वो एक उदाहरण भी देते हैं, काफी तीखा उदाहरण है। हाँ। कि सोचिए किसी को किडनैप करके तहखाने में बंद कर दें और जिंदगी भर उसे सताएं और निकलने का कोई रास्ता न दें। उनका कहना है कि किसी को असहनीय पीड़ा में जीने के लिए मजबूर करना कुछ ऐसा ही है। बल्कि वो तो ये तक कहते हैं कि पीड़ा खत्म करने की क्षमता से वंचित करना एक तरह से जीवन भर के अपहरण, कैद, यातना जैसा है। तो इसी तर्क से वो अस्तित्व से बाहर निकलने का अधिकार यानी राइट टू एग्जिट की बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो इसे एक बुनियादी हक मानते हैं, आहरणीय अधिकार, इनएलिएनेबल राइट। अच्छा। मतलब पीड़ा से फौरन, बिना दर्द के, आसानी से, गारंटी के साथ और हमेशा के लिए दूर जाने का विकल्प। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा उनका मानना है। और इस अधिकार से इनकार करना वो मानते हैं क्रूरता है, अनैतिक है। ठीक है। अब ये जो दार्शनिक तर्क है, ये हमारे भारतीय कानून से, खासकर अनुच्छेद 21 से कैसे जुड़ता है? अनुच्छेद 21 तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हाँ, यहीं पर पेंच है। उनका तर्क ये है कि इस अधिकार की व्याख्या में ये बात भी शामिल होनी चाहिए कि किसी को ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर ना किया जाए जो उस पर बिना मर्जी थोपी गई हो, खासकर जब वो असहनीय हो। बिल्कुल, खासकर तब जब वो जिंदगी लगातार पीड़ा दे रही हो। तो मतलब जो मौजूदा कानूनी ढांचा है, जो एक्टिव यूथेनेशिया का आसान रास्ता नहीं देता, वो एक तरह से जन्म के उस बिना मर्जी वाले एक्ट को ही जारी रख रहा है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। फाउंडेशन इसी को अस्तित्वगत कैद कहता है, एग्जिस्टेंशियल इम्प्रिजनमेंट। अस्तित्वगत कैद, ये शब्द तो काफी भारी है। मतलब क्या हुआ इसका? हाँ, सुनने में लगता है, मतलब एक ऐसी स्थिति में फंसे होना जिसे आपने चुना नहीं और निकल भी नहीं सकते। बिल्कुल, चाह कर भी नहीं, भली वो कितनी भी तकलीफदेह क्यों ना हो। उनका तर्क है कि ये कैद व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्ता, मतलब बॉडीली ऑटोनॉमी, अपने शरीर पर अपना अधिकार, हाँ, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन दोनों का उल्लंघन है। और ये दोनों हमारे मौलिक अधिकार हैं। वो कहते हैं कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेते रहना नहीं होना चाहिए। अपने होने या ना होने की शर्तें तय करने का अधिकार भी इसमें शामिल होना चाहिए। इसके अलावा वो अनुच्छेद 14 की भी बात करते हैं, समानता का अधिकार। जी, उनका कहना है कि इच्छा मृत्यु के अधिकार को कुछ शर्तों से बांध देना, जैसे सिर्फ लाइलाज बीमारी वालों को ही इजाजत देना। हाँ, ये तो होता है अक्सर। ये उन लोगों के साथ भेदभाव है जिनकी पीड़ा शायद शारीरिक ना हो पर गहरी भावनात्मक या दार्शनिक हो। ये बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। और अनुच्छेद 19(1)(a यानी बोलने की आज़ादी, उसे भी वो अपने अस्तित्व पर अंतिम फैसले से जोड़ते हैं। लेकिन जो हमारे क्रिमिनल लॉ हैं, आईपीसी की धाराएं, हत्या, गैर इरादतन हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, वो तो आड़े आएंगी ना? बिल्कुल आएंगी। और इसीलिए याचिका में ये मांग है कि आईपीसी की धारा 302,
304 और 306 को रीड डाउन किया जाए। रीड डाउन मतलब अदालत इन कानूनों की व्याख्या को सीमित कर दे, ऐसा कर दे कि ये उन दयालु कामों पर लागू न हो जहां कोई व्यक्ति किसी दूसरे की साफ और लगातार गुजारिश पर उसे मरने में मदद करता है। अच्छा। तर्क यह है कि इन धाराओं को मर्जी से मांगी गई सहायता प्राप्त मृत्यु पर लागू करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, क्योंकि ये बिना मर्जी की पीड़ा को जबरदस्ती जारी रखता है। समझ गई। ये तो हुए कानूनी पहलू, पर अगर मान लें इसे कानूनी मान्यता मिल जाए तो ये असल में काम कैसे करेगा? क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, फाउंडेशन का प्रस्ताव है कि विशेष केंद्र बनाए जाएं। केंद्र? हाँ, स्पेशल सेंटर्स, जहां प्रशिक्षित डॉक्टर हों जिन्हें इच्छा मृत्यु की दवा देने की ट्रेनिंग और विशेषज्ञता हो। और कौन जा सकेगा इन केंद्रों में? कोई भी व्यक्ति जो लगातार और जोरदार तरीके से ये इच्छा जाहिर करता है कि वो इस दुनिया से जाना चाहता है। योग्यता क्या होगी? क्या ये पारंपरिक इच्छा मृत्यु जैसा होगा, मतलब लाइलाज बीमारी या बहुत ज्यादा दर्द? नहीं, यहीं पर ये अलग है, काफी अलग है। अच्छा। इनके प्रस्ताव के मुताबिक मुख्य आधार व्यक्ति की लगातार और दर्ज की गई इच्छा होगी, परसिस्टेंट एंड डॉक्यूमेंटेड डिजायर। और ये इच्छा इस दार्शनिक तर्क पर आधारित होगी कि भाई, मेरा अस्तित्व मेरी मर्जी से शुरू नहीं हुआ और मैं इसे अब जारी नहीं रखना चाहती। तो मतलब टर्मिनल बीमारी या असहनीय शारीरिक दर्द जैसी शर्तें जरूरी नहीं होंगी? हाँ, वो या तो गौण होंगी या शायद अप्रासंगिक भी। जोर व्यक्ति की अपनी महसूस की गई अस्तित्वगत पीड़ा पर होगा, वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या दार्शनिक। लेकिन फिर ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि फैसला किसी दबाव में या क्षणिक परेशानी में नहीं लिया गया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए कड़े मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का प्रस्ताव है। अच्छा। लेकिन, और ये जरूरी है, इस मूल्यांकन का मकसद व्यक्ति को अयोग्य ठहराना नहीं होगा। तो फिर? मकसद ये पक्का करना होगा कि फैसला सोच समझकर पूरी मर्जी से लिया गया है, किसी बाहरी दबाव या क्षणिक मानसिक उथल-पुथल का नतीजा नहीं है। और कोई सेफगार्ड्स, सुरक्षा उपाय, क्योंकि गलत इस्तेमाल का डर तो हमेशा रहता है ऐसी चीजों ने। बिल्कुल रहता है। प्रस्ताव में कई अनिवार्य परामर्श सत्रों का जिक्र है, अलग-अलग डॉक्टरों के साथ। एक वेटिंग पीरियड यानी प्रतीक्षा अवधि भी हो सकती है, ताकि फैसले की स्थिरता पक्की हो सके, और व्यक्ति के कारणों का पूरा दस्तावेजीकरण। लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा? परिवार का? समाज का? नहीं, यहाँ जोर इस बात पर है कि अंतिम फैसला लेने का पूरा अधिकार व्यक्ति का ही होना चाहिए, सामाजिक दबाव या परिवार की आपत्तियों से ऊपर। अच्छा। हालांकि यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। याचिका में ये भी मांग है कि ये सुविधाएं बिना किसी वेटिंग पीरियड, अनिवार्य काउंसलिंग या जबरन वजह बताने की शर्त के मिले। अरे, ये तो पहले वाले प्रस्ताव से थोड़ा अलग है। हाँ, उनका तर्क है कि ये शर्तें असल में नियंत्रण के तरीके हैं, जो इस बुनियादी अधिकार तक पहुंच को मुश्किल बनाते हैं। वो चाहते हैं कि प्रक्रिया सीधी हो और नींद में शांति से मरने जैसे विकल्प भी हों। ये तो काफी रैडिकल विचार है। जाहिर है इस पर आपत्तियां भी बहुत होंगी। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली और आम आपत्ति है जीवन की पवित्रता की, सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। कि जीवन ईश्वर का दिया है, इसे लेने का हक इंसान को नहीं। जी। काहू एडवोकेसी फाउंडेशन इसका जवाब ये कहकर देता है कि किसी को उसकी मर्जी के बिना असहनीय पीड़ा में जीने के लिए मजबूर करना उसकी अपनी आज़ादी, उसकी स्वायत्तता का कहीं बड़ा उल्लंघन है। उनका तर्क है कि जीवन की पवित्रता में आत्मनिर्णय यानी खुद फैसला करने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए, खासकर जब जिंदगी बोझ बन जाए। किसी को ऐसी जिंदगी में फंसाए रखना जिसे उन्होंने चुना ही नहीं, ये उनकी गरिमा के खिलाफ है। और वो दुरुपयोग वाली बात कि कमजोर लोगों पर, बुजुर्गों पर दबाव डाला जा सकता है। हाँ, इस जोखिम को वो मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये जोखिम किसी के मौलिक अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा। उनका मानना है कि इसे कड़े सुरक्षा उपायों से संभाला जा सकता है। उद्देश्य पहुंच रोकना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि फैसला सोच समझकर और मर्जी से हो। सिर्फ डर के मारे अधिकार ही छीन लेना सही नहीं है। एक और डर जो लोग जता सकते हैं वो है सामाजिक विघटन का, कि अगर बहुत लोग ये रास्ता चुनने लगे तो समाज का क्या होगा। हाँ, ये चिंता भी उठाई जाती है। इस पर फाउंडेशन एक बहुत ही कठोर तर्क देता है। क्या? वो कहते हैं कि अगर लोगों को अस्तित्व से बाहर निकलने का एक शांतिपूर्ण, दर्द रहित रास्ता देने से समाज ढह जाता है, तो इसका मतलब वो समाज पहले से ही जबरदस्ती और अन्याय पर टिका था। और शायद वो ढह जाने के ही लायक था। ये उस सोच को सीधी चुनौती है कि समाज का हित हमेशा व्यक्ति के अधिकारों से ऊपर है। और मानसिक स्वास्थ्य वाली चिंताएं,
डिप्रेशन या दूसरी मानसिक अस्थिरता वाले लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा? देखिए, वो मानते हैं कि क्षणिक मानसिक संकट और एक स्थायी सोचे समझे दार्शनिक रुख में फर्क करना जरूरी है। जी। इसीलिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है। हाँ। लेकिन उनका तर्क ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि जिंदगी उसके लिए स्वाभाविक रूप से अवांछनीय है, तो उसके इस निष्कर्ष का सम्मान होना चाहिए। उसे सिर्फ एक मानसिक बीमारी कहकर खारिज नहीं कर देना चाहिए। तो ये साफ है कि काहू एडवोकेसी फाउंडेशन सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो असल में बदलाव चाहता है। जी हाँ। और इसके लिए वो एक याचिका पर हस्ताक्षर भी जमा कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका मकसद है सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में जनहित याचिका यानी PIL दायर करने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाना। और इस PIL का लक्ष्य क्या है, क्या मांगे हैं इसमें? लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला, अदालत ये घोषित करे कि अनुच्छेद 21 में हर सक्षम वयस्क को वॉलंटरी एक्टिव यूथनेसिया या फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड चुनने का मौलिक अधिकार है। हाँ, पेस मतलब जिसमें डॉक्टर मदद करते हैं लेकिन प्रक्रिया व्यक्ति खुद करता है। हाँ, डॉक्टर साधन मुहैया कराते हैं, जबकि एक्टिव यूथनेसिया में डॉक्टर सीधे प्रक्रिया करते हैं। दूसरा, याचिका चाहती है कि अदालत कहे कि ऐसी पहुंच से इनकार करना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। तीसरा, IPC की धाराएं 302, 304, 306 इनकी व्याख्या को इच्छा मृत्यु के संदर्भ में सीमित किया जाए ताकि दयालु सहायता अपराध न रहे। और चौथा, सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो सुलभ, बिना ज्यादा रोक-टोक वाली सुविधाएं बनाए। ऐसी सुविधाएं जो तत्काल, दर्द रहित, गारंटीकृत और सम्मानजनक तरीके दे, जिसमें नींद में शांति से मरने का विकल्प भी हो। याचिका में एक आंकड़ा भी है जो काफी चौंकाने वाला है कि भारत में रोज लगभग 450 से 500 लोग आत्महत्या करते हैं। जी, ये बहुत बड़ी संख्या है। और अक्सर तरीके बहुत हिंसक होते हैं। फांसी, जहर, आग लगाना, डूबना, शायद इसलिए कि शांतिपूर्ण विकल्प उपलब्ध नहीं है। याचिका इसी मानवीय और सम्मानजनक विकल्प की वकालत करती है उन लोगों के लिए जो असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या अस्तित्व से जुड़ी हो। तो आज हमने वाकई एक बहुत ही बुनियादी और शायद कुछ लोगों के लिए असहज करने वाले तर्क को समझा। काहू एडवोकेसी फाउंडेशन का ये विचार कि क्योंकि हमारा अस्तित्व हमारी मर्जी से शुरू नहीं हुआ, इसलिए असहनीय पीड़ा से मुक्ति पाने का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार होना चाहिए। हाँ। और इसे भारतीय संविधान के तहत मान्यता मिलनी चाहिए। ये सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है, ये जिंदगी, आज़ादी और आत्मनिर्णय के गहरे सवाल हैं। बिल्कुल। और ये कानूनी और दार्शनिक बहस से भी आगे एक सवाल खड़ा करता है। क्या? कि एक समाज के तौर पर हमारे लिए इसका क्या मतलब है जब हम इस विचार का सामना करते हैं कि अस्तित्व खुद कुछ लोगों के लिए एक थोपी हुई स्थिति हो सकती है। और अगर हम इसे सच मानते हैं, कम से कम कुछ लोगों के लिए, तो इससे समाज पर और हम पर क्या नैतिक जिम्मेदारियां आती हैं? ये सोचने वाली बात है। यकीनन ये सोचने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और जैसा हमने सुना, काहू एडवोकेसी फाउंडेशन इस पर कानूनी बदलाव के लिए सक्रिय है और याचिका पर हस्ताक्षर जुटा रहा है। जी। तो जो श्रोता इन तर्कों से सहमत हैं या और जानना चाहते हैं या इस प्रयास का समर्थन करना चाहते हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर याचिका देख सकते हैं और हस्ताक्षर करने पर विचार कर सकते हैं। हाँ, उनका लक्ष्य PIL के जरिए इस अधिकार को संवैधानिक मान्यता दिलाना है और लोगों को एक मानवीय विकल्प देना है। बिल्कुल। चलिए, तो आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।